बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मगन नाम का आदमी रहता था। मगन की शादी उस गांव की सुमन नाम की एक लड़की से हो गई थी, लेकिन मगन को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे में कुछ साल गुजर जाते हैं। इन्हीं सालों में सुमन एक बच्चे को जन्म देती है। सुमन को लगता था कि अब बच्चा होने के बाद शायद मगन उससे पसंद करने लगे और वो एकदम बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मगन तब भी सुमन को खूब मारता पीटता है और साथ ही वो अपने ही बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि उन दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। एक दिन मगन बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आता है और जोर जोर से सुमन को आवाज लगाता है कि बाहर निकल। सुमन जवाब देते हुए बाहर आती है कि मैं हमारे बच्चे को सुला रही हूँ, आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी मगन कहता है कि उसकी तबीयत के बहाने से तुझे आराम करना है, मुझे अलमारी से पैसे निकाल कर दे। तभी सुमन कहती है कि पैसे तो मैंने हमारे बच्चे की दवाई के लिए रखे हैं, घर में बस वही थोड़े से पैसे बचे हैं, मैं वो पैसे आपको नहीं दे सकती। तभी मगन कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम मुझसे जबान लड़ाए, चुपचाप मुझे वो पैसे ला कर दे। तभी सुमन कहती है कि देखिए, मैं आपको वो पैसे नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे बच्चे के लिए मैंने रखे हैं, वरना हमारा बच्चा मर जाएगा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी मगन कहता है तुझे ऐसे समझ में नहीं आने वाला, और मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती। और उसके बाद मगन गुस्से में आकर अलमारी खोलता है, अलमारी से वो पैसे निकालने लगता है, लेकिन सुमन घबराते हुए ही सही अपने पति को रोकने की पूरी कोशिश करती है। इससे मगन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में आकर वो कोने में पड़ा एक डंडा उठाता है और सुमन की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। सुमन को काफी चोट आने लग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन मगन उसे मारता रहता है और ये कहता है कि आज मैं तुझे जान से मारकर तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मगन सुमन को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि सुमन अब अधमरी हो जाती है, बेहोशी की हालत में आ जाती है। तभी मगन सुमन को खींचकर खेत में लेकर जाता है। इसी बीच रास्ते में एक आदमी ये सब देखता है और उसे कहता है, मगन तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कर रहे हो ये अपनी पत्नी के साथ? वो पत्नी है तुम्हारी, मर जाएगी। लेकिन मगन उस आदमी से कहता है कि तुम अपना काम करो, अगर तू बीच में आया तो मैं तेरी भी ऐसी ही हालत करूंगा, तुझे हम दोनों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है। तभी वहाँ गांव के और भी कुछ लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि आजकल तो कुछ बोलना भी गुनाह हो गया है। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, रहने दो ना, आजकल किसी के घर के मामलों में बोलना भी नहीं चाहिए, जो भी हो रहा है हमें क्या मतलब है, उनका आपसी मामला है। और ऐसा करके वो लोग बस तमाशा देखकर वहाँ से चले जाते हैं और मगन सुमन को उस खेत में फेंक कर आ जाता है। ये सब देखते हुए भी गांव का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलता। वो लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे ये बहुत ही आम बात है और वो उसका पति है और वो कुछ भी कर सकता है और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मगन अपने बच्चे को भी घर से उठाकर सुमन के पास में ही फेंक आता है, जबकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुमन जो कि अब अधमरी हो चुकी थी, बेहोशी की हालत में थी, उसके शरीर पर से खून बह रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसी के पास उसका वो बीमार बच्चा जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। चीखते चिल्लाते हुए सुमन के बच्चे की भी वहीं मौत हो जाती है और कुछ ही देर बाद सुमन के शरीर से जो खून बह रहा था वो बहुत ज्यादा बह जाता है और सुमन की भी मौत हो जाती है और कुछ चीलें आकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और सुमन के शरीर को और उसके बच्चे के शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। यहाँ जब मगन को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है तो उनके मरने का उसे कोई दुख नहीं होता, यहाँ तक कि कुछ ही सालों बाद वो दूसरी शादी भी कर लेता है। एक दिन जब खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे, तभी एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं हमारे बच्चे को यहाँ पेड़ के नीचे सुलाकर जा रही हूँ, आप थोड़ा उसका ध्यान रखना, मैं ये पालक काट कर आती हूँ। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम जाकर आओ।
और वो औरत पालक काटने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वो आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास चला जाता है और उतने में उसका बच्चा उठ जाता है और उठकर बैठ जाता है और मिट्टी से खेलने लगता है। तभी उसके पास एक भयानक सी औरत आ जाती है। जब उस बच्चे की माँ उस भयानक औरत को अपने बच्चे के पास देखती है तो वो मन ही मन सोचती है, अरे ये भयानक सी औरत कौन है और ये मेरे बच्चे के पास क्या कर रही है। वो वहीं से अपने पति को आवाज देती है, सुनिए, हमारे बच्चे से उस औरत को दूर करिए, देखिए वो कौन है। तभी अचानक वो औरत उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो आदमी हिम्मत करके उस औरत से अपना बच्चा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत और भी ज्यादा डरावने रूप में आ जाती है और एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वो दोनों पति पत्नी उस चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कर पाए, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो उससे अपने बच्चे के लिए भीख मांगते हैं और उससे कहते हैं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन फिर भी वो औरत उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाने लगती है। वो पति पत्नी चीखते चिल्लाते रहते हैं, अपने बच्चे के लिए भीख मांगते रहते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उस बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। वो दोनों पति पत्नी रोते रोते उस चुड़ैल के पीछे पीछे भी भागते हैं और उसे कहते हैं, मेरा बच्चा, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, अरे कोई तो आओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सबको इस मामले के बारे में पता चलता है कि एक चुड़ैल आई थी जो इनके बच्चे को उठाकर ले गई। ये सब देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर अभी अभी उनके साथ क्या हुआ था। आसपास के लोग भी कहने लगे, इतनी बड़ी चुड़ैल यहाँ आई कहाँ से? हमने ऐसी भयानक चुड़ैल तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और अब उस बच्चे का क्या होगा? और वो उस बच्चे को लेकर पता नहीं कहाँ गई होगी। भगवान ही बचाए अब उस चुड़ैल से उस बच्चे को। गांव के सभी लोगों ने उस चुड़ैल को उस बच्चे को ले जाते हुए देख लिया था, लेकिन सभी बस खड़े खड़े उसे देखते रह गए और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। ये पूरी घटना गांव में तेजी से फैल जाती है। ये घटना सुनकर गांव वालों के अंदर डर बैठ जाता है, कहीं वो चुड़ैल दोबारा ना आ जाए और हमारे बच्चे को लेकर चली न जाए। अगले ही दिन वो चुड़ैल वापस आती है। वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा है, तो वो चुड़ैल उसके पास जाती है। चुड़ैल के पैरों की आवाज सुनकर उसकी दादी बाहर आती है और वो देखती है कि वो चुड़ैल उसके पोते के पास खड़ी है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, देखो ये भयानक चुड़ैल आ गई, ये मेरे पोते को अपने साथ लेकर चली जाएगी, अरे कोई तो आओ, मेरे पोते को बचाओ। वो दादी बड़ी ही बुजुर्ग होती है। जब तक कि वो अपने पोते के पास जाकर उसे उठाती, तब तक ही वो चुड़ैल उसके पोते को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। दिन ब दिन ये घटनाएं और ज्यादा होने लगती है। गांव वाले उस चुड़ैल के डर से बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। लोगों के मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि वो अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ पाते थे। उन लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन मगन अपनी दूसरी बीवी से उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहा था और उससे पूछ रहा था, अरे तुम्हें ये बात सच लगती है क्या कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है और वो बच्चों को उठा उठा कर अपने साथ ले जा रही है? तभी उसकी पत्नी लंबी सांस भरते हुए कहती है, जी मुझे तो लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है। पता नहीं कहाँ से ये चुड़ैल आती है और कितने ही बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जा चुकी है। देखिए हमारा बच्चा भी अभी बस 6 महीने का है। मुझे तो उस चुड़ैल से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो हमारे बच्चे को लेकर चली गई तो। और वैसे भी मैंने सुना है कि उस चुड़ैल की नजर ना बहुत ही तेज है। तभी मगन ने कहा, अरे तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए हमारे बच्चे को कोई भी भूत या चुड़ैल छू भी नहीं सकता, ले जाना तो बहुत दूर की बात है। एक दिन मगन और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ छत पर बैठे होते हैं। तभी अचानक से वो चुड़ैल वहाँ पर आती है और उसके बच्चे पर आकर बैठ जाती है। ये सब देखकर मगन की दूसरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आई? तभी वो चुड़ैल उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और बस उसे देखती रहती है। तभी मगन की दूसरी पत्नी घबराते हुए कहती है, अरे मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वो चुड़ैल अपनी भयानक आवाज में उनसे कहती है,
मुझे तो तुम्हारे इसी बच्चे का सबसे ज्यादा इंतजार था। मगन की दूसरी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, वो चिल्लाती रहती है, अरे ये हमारे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ हमारे बच्चे को। तभी मगन कांपते हुए कहता है, अबे ओ चुड़ैल, छोड़ दे मेरे बच्चे को। और क्या किया है हमने ऐसा जो तुम मेरे बच्चे को लेकर जा रही है? भगवान के लिए छोड़ दे मेरे बच्चे को। तभी वो चुड़ैल गुस्से की नजर से मगन को देखते हुए कहती है, इतना तरस तुझे अपने दूसरे बच्चे पर तो कभी नहीं आया। इतना कहकर वो चुड़ैल उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। मगन और मगन की दूसरी पत्नी बस रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते और वो चुड़ैल उनका बच्चा ले जा चुकी होती है। मगन अपनी दूसरी पत्नी से कहता है कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं अपनी जान देकर भी हमारे बच्चे को वापस जरूर लाऊंगा, कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मैं उसे लेकर आऊंगा। मगन गांव वालों को एकत्रित करता है और उनसे कहता है, देखो, हमें उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। आखिर हम लोग कब तक हमारे बच्चों को इस तरह घर में कैद करके रखेंगे? न जाने वो मेरे बच्चे को कहाँ लेकर गई है। इस तरह से तो उसका कहर बढ़ता ही जाएगा। हम लोगों को ही कुछ करना होगा। तभी गांव वाले कहते हैं, लेकिन मगन भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं है कि उस चुड़ैल से हम कैसे निपट सकते हैं। तभी मगन ने कहा, देखो, हमें उस चुड़ैल के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाना होगा, ताकि वो चुड़ैल इस जाल में फंस सके और हम उसे पकड़ सके। मगन की बातों से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं। वो चुड़ैल के लिए एक जाल बिछा देते हैं। फिर गांव वाले अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। तभी शाम को वो चुड़ैल इतने सारे बच्चों को एक साथ देखकर उस जगह पर आ जाती है। वो गांव के लोगों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाती है और उसे वो गांव वाले पकड़ लेते हैं। तभी वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तभी मगन कहता है, हम तुझे क्यों छोड़े? तू ये बता कि तूने हमारे बच्चों के साथ क्या किया और वो कहाँ पर है? तभी वो चुड़ैल कहती है, तूने जो मेरे साथ और मेरे छोटे बच्चे के साथ किया था, वही मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ किया है। तभी मगन कहता है, मैंने तेरे और तेरे बच्चे के साथ क्या किया? तभी वो चुड़ैल कहती है, तुझे याद नहीं होगा? याद कर, तूने मेरे और मेरे छोटे बच्चे के साथ क्या किया था। तूने मुझे और मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था और फिर चील आकर हमें नोच नोच कर खा गए थे। अब मगन डर चुका था। मगन डरते हुए, कांपते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम मेरी पहली पत्नी सुमन हो? तभी वो चुड़ैल कहती है, हाँ, मैं सुमन हूँ, जिसे तूने मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बनकर अपना बदला लेने वापस आई हूँ। मैंने तभी ये सोच लिया था कि मैं तुझसे और इन सभी गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे और मेरे छोटे बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई नहीं आया हमारे पास और हमें हमारी जान देनी पड़ी। तभी मगन ने कहा, देखो सुमन, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हत्यारा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जान ली है। इसके बदले में चाहे तो तुम मुझे मार दो, लेकिन उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गलती तो मैंने की है ना, तो तुम मुझे मार दो और अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन उन सब बच्चों को छोड़ दो सुमन। तभी गांव वाले कहते हैं, हाँ सुमन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाया, तुम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो सुमन, और हमारे बच्चों को हमें वापस लौटा दो। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम सभी मेरे साथ चलो। सभी गांव वाले और मगन चुड़ैल के बताए हुए जगह पर जाते हैं, और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो जो भी सारे बच्चे अभी तक गायब हुए थे, वो सभी वहाँ पर हंसी खुशी से खेल रहे थे। तभी वो चुड़ैल कहती है, मैंने तुम सभी के बच्चों को मारा नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि अपना बच्चा खोना क्या होता है। मैं बस आप सभी को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। एक औरत पर, एक बच्चे पर अत्याचार होता रहा, लेकिन आप में से एक ने भी आवाज नहीं उठाई और हमें हमारी जान देनी पड़ी। इसीलिए मैं आप लोगों से बदला लेना चाहती थी और आप लोगों को ये एहसास करवाना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। मगन रोता हुआ अपने बच्चे को गले से लगा लेता है और बाकी सभी गांव वाले भी
अपने बच्चों को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। सबको अपनी गलती पर पश्चाताप होता है। तभी मगन की दूसरी पत्नी भी सुमन से माफी मांगती है और सुमन भी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। केक और पेस्ट्री खाना किसको नहीं पसंद होता, बल्कि केक और पेस्ट्री खाना तो सबको पसंद है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि केक और पेस्ट्री बेचने वाला अगर आपको ही मार दे तो क्या होगा? ये कहानी भी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। मायरा नाम की एक लड़की होती है जिसे व्लॉग बनाना काफी पसंद होता है। वो अलग अलग रेस्टोरेंट पर जाकर खाने पर व्लॉग बनाती है और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देती है। वो सभी खानों को टेस्ट करती है, फिर उनका रिव्यू देती है और लोगों से शेयर करती है। एक दिन उसके घर पर कोई नहीं होता और उसे अपने 5 साल के छोटे भाई आयुष को स्कूल से लाना था। उसी दिन उसे एक नई पेस्ट्री शॉप के खाने का रिव्यू करने का आमंत्रण आता है। मायरा उस पेस्ट्री शॉप को चेकआउट करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी, क्योंकि वो पहली इंसान थी जो उस बेकरी को रिव्यू करने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हुई, वो आयुष को लेकर उस पेस्ट्री शॉप की तरफ चल पड़ी। आयुष जो पूरे दिन स्कूल की थकान से परेशान था, बेचारा छोटा था, वो बार बार अपनी बहन मायरा को घर जाने के लिए कह रहा था। मायरा जिसके फॉलोवर्स पिछले 2 महीने में बहुत कम हो चुके थे, उनको बढ़ाने के लिए उसे इस पेस्ट्री शॉप पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। वो आयुष को अलग अलग तरीके से चुप करवा कर गाड़ी चलाए जा रही थी। मेन रोड से हटकर मायरा कच्चे रास्ते पर काफी देर से गाड़ी चला रही थी। अब उन्हें बेकरी काफी दूर से दिखाई देने लगी थी। आयुष जो इतनी देर से गाड़ी में इधर उधर हो रहा था, उस बेकरी को देखकर अचानक से शांत हो गया था। वो दोनों उस पेस्ट्री शॉप के पास पहुंचते हैं। मायरा ने गाड़ी पार्क की, आयुष के लिए दरवाजा खोला, लेकिन आयुष गाड़ी से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। मायरा आयुष को बेकरी के अंदर मिलने वाली पेस्ट्री का लालच देती है, लेकिन आयुष अपनी सीट पर जैसे जम सा गया। बस वो उस पेस्ट्री शॉप के दरवाजे की ओर घूर घूर कर देखते जा रहा था। मायरा ने उसे जोर से हिलाया, फिर उसके बाद मायरा की तरफ देखकर आयुष जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा कि उसे बेकरी के दरवाजे पर आते जाते कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और उन सभी बच्चों के कपड़े खून से लथपथ हुए हैं। वो सभी बच्चे दरवाजे पर खड़े थे और मुझे अंदर जाने से मना कर रहे थे। मायरा आयुष की बात सुनकर ये समझ जाती है कि ये और कुछ नहीं है बल्कि पिछली रात को देखी गई हॉरर मूवी का नतीजा है। अपने भाई की वो एक भी बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे पेस्ट्री शॉप के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगती है। वो दोनों अब बेकरी के अंदर आ गए थे, पर पेस्ट्री शॉप के अंदर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। उसके हाथ में एक प्लेट होती है, उस प्लेट में एक पेस्ट्री थी। वो पेस्ट्री वो आयुष को देने लगी। आयुष उस पेस्ट्री को देखकर रोता हुआ अचानक से शांत हो गया और उस पेस्ट्री को मजे से खाने लग गया। तभी अचानक से वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो मायरा का वेलकम करता है और मायरा से कहने लगता है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो अंदर एक प्ले हाउस है, वहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं, आप अपने छोटे भाई को वहाँ पर भेज सकती हो। मायरा मन ही मन सोचती है, ये बहुत ही अच्छा होगा, इससे मुझे वीडियो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे प्ले हाउस की तरफ उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे जाने लग गई और फिर अपने छोटे भाई आयुष को उसी प्ले हाउस में छोड़कर वापस आ गई। वो पेस्ट्री शॉप बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वहाँ पुरानी और महंगी चेयर थी, शानदार टेबल थी, पर पता नहीं वो सब मायरा के कैमरे में बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। वीडियो बनाकर मायरा उसे रीप्ले करके देखती है तो उस वीडियो में कुछ छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां उसे दिखाई देने लगी। फिर अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है। मायरा को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है, पर वो कुछ और सोचती उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है, उसे प्यार से चेयर पर बिठाती है और उसके बाद उसके सामने एक चॉकलेट पेस्ट्री रख देती है। उस चॉकलेट पेस्ट्री जैसी सुंदर पेस्ट्री मायरा ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी।
वो उस पेस्ट्री को देखकर थोड़ी देर के लिए अभी उसके साथ जो कुछ हुआ, उसने कैमरे में जो कुछ देखा और उसका फोन बंद हो गया, इन सारी बातों को मायरा भूल गई और मायरा बड़े मजे से उस सॉफ्ट और स्वीट पेस्ट्री को खाने लग गई। मायरा उस पेस्ट्री को खा ही रही थी कि तभी वो बूढ़ी औरत और वो बूढ़ा आदमी उसके सामने एक बड़ी सी ढकी हुई प्लेट लेकर आ गए। इतनी बड़ी प्लेट देखकर मायरा को लगा इसके अंदर जरूर कोई बहुत ही स्पेशल डिश होगी। उन्होंने वो ढक्कन हटाया तो उसके अंदर 2 बड़े बड़े मीट के बिस्किट थे। उन दोनों ने कहा कि ये हमारी बेकरी का स्पेशल मीट बिस्किट है। इतना कहकर वो वहाँ से अपनी रसोई की तरफ चले जाते हैं। मायरा ने उस मीट बिस्किट का एक टुकड़ा खाया और मायरा सोचने लगी कि कोई इतना टेस्टी मीट बिस्किट कैसे हो सकता है। ये सोचते सोचते उसने एक बड़ा मीट बिस्किट खा लिया। तभी उसे अचानक याद आया कि वो खाने में इतनी व्यस्त कैसे हो सकती है कि वो अपने छोटे भाई आयुष को ही भूल गई। उसने सोचा कि ये बचा हुआ बिस्किट ले जाकर वो अपने छोटे भाई आयुष को खिला देगी। जब मायरा प्ले हाउस में पहुंचकर देखती है तो उसका भाई आयुष वहाँ नहीं होता। मायरा अपने भाई को सब जगह ढूंढती है पर उसे उसका भाई कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी मायरा उस पेस्ट्री शॉप की रसोई में जाकर देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी इंसानी दिल को काट रहा था और पास में खड़ी वो बूढ़ी औरत उन टुकड़ों से बिस्किट बना रही थी। ये सब कुछ देखकर मायरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसकी नजर रसोई के कोने में जाती है। वहाँ पर उसका छोटा भाई आयुष बेजान सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पूरी छाती पर कट लगे हुए थे, खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती को चीरकर उसका दिल उसमें से निकाल लिया गया है। मायरा को यह एहसास हुआ कि वो दिल जो बूढ़ा आदमी काट रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने छोटे भाई आयुष का ही था। ये सब देखकर मायरा की सांस रुक गई और फिर अचानक से उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो बूढ़े औरत और बूढ़ा आदमी मायरा को देखकर अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगे। मायरा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसके भाई की जान जा चुकी थी। वो जल्दी से उस बेकरी के बाहर भागी। जैसे ही उसने उस पेस्ट्री शॉप से अपनी गाड़ी निकाली तो उसकी गाड़ी के मिरर में उसे कई सारे बच्चों की आत्माएं दिखी। सबकी छाती पर बहुत सारे कट लगे हुए थे और जब मायरा ने ध्यान से देखा तो उन बच्चों में से एक बच्चा उसका छोटा भाई आयुष भी था। आयुष का चेहरा देखकर मायरा जोर जोर से रोने लगी। मेन रोड पर पहुंचते ही मायरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मायरा को हॉस्पिटल में 5 दिन के बाद होश आता है। उसके होश में आते ही उसके मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसके एक्सीडेंट से पहले ही आयुष लापता है और कहीं भी नहीं मिल रहा। मायरा ने अपने पेरेंट्स को उस पेस्ट्री शॉप में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया। पेस्ट्री शॉप के बारे में सुनकर मायरा के पेरेंट्स का दिल दहल उठा। तभी मायरा के पापा मायरा को बताते हैं कि उस पेस्ट्री शॉप को बंद हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। पहले इस शॉप के मालिक छोटे बच्चों का दिल काटकर लोगों को खिलाया करता था। जब इनकी किसी ने शिकायत की तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है। गिरफ्तार होने से पहले इस शॉप के मालिक और मालकिन दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। तब से ये शॉप आज तक बंद है। अब तो वो पेस्ट्री शॉप भी वहाँ नहीं है, वो बस एक खंडहर सा बन गया है। मायरा ये सब कुछ सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे इन सब बातों पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर उस पेस्ट्री शॉप को देख नहीं पाती। वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कोई पेस्ट्री शॉप नहीं होता, जबकि एक खंडहर सी जगह होती है जिसे देखकर मायरा की रूह कांप जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तब से मायरा ने फूड व्लॉगिंग करना ही छोड़ दिया और अपने छोटे भाई आयुष को खोने का दर्द आज भी मायरा के अंदर है। मायरा को जैसे सदमा लग चुका है, क्योंकि उसके छोटे भाई के मना करने के बावजूद भी मायरा उसे उस पेस्ट्री शॉप में ले गई और उसके भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी मायरा किसी से कोई बात नहीं करती और बस उसी सदमे में गुमसुम एक जगह बैठी रहती है।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। रात के 12 बज रहे थे। सूरज सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज बहुत ज्यादा डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सूरज को सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसने अपने मोबाइल का टॉर्च इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सूरज के घर से पहले 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात को 12 बजे के बाद जो कोई भी गया है वो आज तक वापस लौट कर नहीं आया। सूरज घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग से कई बार इस डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसे वो सारी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद सूरज अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, ये किसी को नहीं पता। सूरज पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर न आया देखकर सूरज की मम्मी ने सूरज को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चला। लास्ट में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया जो पास के गाँव में रहता था। उसका नाम था प्रतीक। प्रतीक ने कॉल पर सूरज की मम्मी को बताया कि आंटी, मैं और प्रतीक शतरंज खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते कब 10:30 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने सूरज को कहा भी कि आज की रात वो मेरे घर पर ही रुक जाए, लेकिन उसने जिद की और मुझे कहा कि मुझे घर जाके कॉलेज के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो यहाँ से 12 बजे के करीब निकल गया था। बेटा, तुझे उसे रोक लेना चाहिए था ना, अभी तक वो घर वापस लौट कर नहीं आया है। तुम्हें तो पता ही है कि बीच में हवेली का वो डरावना रास्ता भी आता है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि उस रास्ते से जो 12 बजे के बाद गया है वो आज से कभी वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 12 बजने के बाद उस रास्ते के आसपास क्या होता होगा, सूरज की मम्मी डरते हुए कह रही थी। फिर सूरज की मम्मी ने कॉल रख दिया और बहुत जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह ये खबर सारे गांव में फैल गई। सारा गांव इस घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज्यादातर लोगों की जमीन हवेली के रास्ते पर ही थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि रात को 9 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा शाम के 7 बजे तक ही खेत में काम करते थे और उसके बाद वहां से घर आ जाते थे। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके 6 बजे ही घर की तरफ लौट आते थे। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से इस गांव में आ रहा था। उसका नाम था किशन। किशन को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वो भूत प्रेत जैसी इन बातों में भी विश्वास नहीं रखता था। इस गांव में उसका एक दोस्त रहता था जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर उच्च अभ्यास करने के लिए वो दूसरी जगह चला गया था। इतने लंबे अरसे के बाद वो आज अपने दोस्त से मिलने के लिए उस गांव में वापस आना चाहता था। ट्रेन देर से मिलने की वजह से उसे देर भी हो गई थी। अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वो गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वो हवेली के डरावने रास्ते के करीब जा पहुंचा। उसने हवेली से डरावनी आवाजें सुनी। वो थोड़ा सा घबरा गया और अब वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाजें आने लगी। कुछ देर और चलने के बाद वो अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पसीने छूट गए और उसने जोर से कहा, मर गया आज तो मैं। और ऐसा कहते हुए वो थर थर
कांपने लगा। किशन ने सफेद साड़ी में किसी को हवेली के रास्ते से गुजरते हुए देखा। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। कुछ पलों के लिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और डर के मारे वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहाँ से भाग गया। कुछ देर भागने के बाद अचानक उसे आगे से किसी ने धक्का दिया और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके पैर पकड़कर कोई उसे खींच रहा है। उसने आगे पीछे हर जगह देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। किशन ने फिर तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उसके पैर अचानक रुक गए। उसे ऐसा लगने लगा मानो फिर से कोई उसका पैर और हाथ पकड़कर खींच रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो, क्या चाहिए तुम्हें। उसके ये कहने के बाद उसके पीठ पीछे किसी ने हाथ रखा, ऐसा उसे महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर किशन वहीं पर बेहोश हो गया। दूसरे दिन किशन के पिताजी ने किशन के दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा, बेटा किशन तुम्हारे साथ ही है ना? उसने सिर्फ मुझे यही बताया था कि ट्रेन से उतरने के बाद वो सीधा तुम्हारे घर पर जाएगा और वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें कॉल नहीं किया था बेटा। आज सुबह से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा। तुम बताओ ना, वो तुम्हारे साथ ही है ना बेटा? नहीं तो अंकल, वो तो मेरे साथ नहीं है और वो यहाँ मेरे घर भी नहीं आया। अगर वो यहाँ आया होता तो मेरे साथ ही होता, किशन के दोस्त ने कहा। किशन के दोस्त ने ये बात अपने दूसरे दोस्तों से साझा की। कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, किशन अब कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो उस हवेली के डरावने रास्ते से रात 12 बजे के बाद गुजरा होगा। तो ऐसा हुआ है तो अब वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आने वाला। फिर किशन के परिवार ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी और कुछ दिनों तक उसका शोक मनाया गया। गांव के लोगों ने भूत प्रेत को भगाने के लिए एक उपाय सोचा। एक युवक पास के गांव से एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आया। भारी मुनाफे की लालसा में वो ढोंगी बाबा भूत प्रेत को भगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो बहुत ही डरपोक था। गांव की तरफ से अनाज, सोना, पैसा, इन सब का लालच देखकर उसने ये सौदा स्वीकार किया था। अगले दिन वो ढोंगी तांत्रिक बाबा अपने साथ 10 आदमी को लेकर हवेली के उस डरावने रास्ते से 12 बजे के बाद गुजरने लगा। वो बाबा बहुत ही ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वो अपने साथ 10 आदमियों को लेकर आया था। बाबा को बहुत ही घबराहट होने लगी, इसीलिए वो रास्ते में बारी बारी सभी आदमियों से बात करने लगा। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ 5 आदमी थे और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि बाकी के 5 आदमी कहाँ गए होंगे। इसी घबराहट के मारे अब वो ढोंगी तांत्रिक बाबा तेजी से वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर बाद उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ 2 आदमी थे। अब उस तांत्रिक बाबा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। थोड़ी देर बाद उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार उसके पीछे कोई भी नहीं था। अब वो बाबा तेजी से, जितना तेजी से हो सके वहाँ से भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद अचानक वो बाबा रुक गया, क्योंकि बाबा को चारों तरफ से 10 आदमियों ने घेर लिया, क्योंकि अब वो 10 आदमी उस भयानक प्रेत के वश में थे। इसीलिए उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन सारे आदमियों का चेहरा इंसान से बदलकर अब भयानक प्रेत के समान हो चुका था। उन सभी आदमियों के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थी। सभी की आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और सारे आदमियों के दांत में मुंह के बीचों बीच 2 बड़े डरावने दांत दिख रहे थे। ये सब कुछ देखकर उस तांत्रिक बाबा को ये महसूस हो चुका था कि अब ये सारे प्रेत मिलकर उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। फिर उन 10 आदमियों में से एक आदमी ने अपना हाथ लंबा किया और उस तांत्रिक बाबा की गर्दन पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। उस तांत्रिक बाबा ने उनसे विनती की, आखिर कौन हो तुम और मुझे जाने दो। तुम्हें बदले में जो चाहिए वो मुझसे ले लो,
मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, सोना है, गहना है, सब तुम रख लो, लेकिन कृपया करके मुझे जाने दो, मेरी जान को बख्श दो। ये बात कहकर वो तांत्रिक बाबा बहुत ज्यादा डरने लगा, कांपने लगा। उस बाबा की बात सुनकर अचानक पीछे से एक दूसरी आवाज आई। ये आवाज एक चुड़ैल की थी और वो चुड़ैल भयानक आवाज में बोली, मूर्ख, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी माँ और मेरे पिता भी भूखे हैं, उन्हें खून चाहिए और आज की रात वो तुम्हारा खून पिएंगे। ऐसा बोलकर उस चुड़ैल ने उस तांत्रिक बाबा का गला दबाकर उसे जान से मार डाला और अपने लंबे नाखून उसके शरीर में गड़ाकर उसके पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया। थोड़ी देर बाद उन 10 आदमियों के शरीर से वो प्रेत आत्माएं निकल गई और एक भयानक प्रेत उनके सामने आया जिसका पूरा शरीर काले वस्त्र से ढका हुआ था। वो भयानक प्रेत उन 10 आदमियों को खींचकर उन्हें भी हवेली की तरफ ले जाने लगा और उनका भी शिकार करके उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। दूसरे दिन जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो सारे लोग डर गए। वो लोग इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि कुछ लोगों ने तो हवेली के रास्ते से दिन में भी जाना बंद कर दिया। गांव में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। लेकिन गांव में एक सबसे बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनकी उम्र करीब 90 वर्ष की थी। उनको गांव के सारे रहस्यों के बारे में पता था। गांव के कुछ युवक और मुखिया उन चाचा से इस बात का पता लगाने के लिए उनके घर पहुँचे। तभी उन चाचा ने उन युवकों और मुखिया की सारी बातें सुनकर उनसे कहा, देखो, मुझे इसका उपाय तो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बता सकता हूँ। सुनो, आज से बहुत सालों पहले इस डरावने रास्ते पर स्थित हवेली में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे थे, उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी रहते थे। बच्चे सुबह स्कूल के लिए जाते और उनके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनकी मम्मी स्कूल में शिक्षिका थी। बच्चों के दादा दादी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे वो लोग। लेकिन अचानक बच्चों के पिता की संगत कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जिन्होंने उनके पिता को शराब और जुआ जैसी बुरी आदतों का शिकार बना दिया। फिर वो रोज शराब पीकर आता और अपने बच्चों, अपनी पत्नी और अपने माँ बाप से झगड़ा करने लगता, उनसे मारपीट करने लगता। जुए की लत में एक बार वो 20 लाख रुपए हार गया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर फिर से जुआ खेला और वो फिर से हार गया। जुए में हारने की वजह से वो भारी कर्ज में डूब गया। जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वो लोग रोज उनके घर पर आते पैसे मांगने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी, मम्मी पापा और सभी लोग पूरी हिम्मत हार गए और उन सब ने मिलकर एक साथ खुदकुशी कर ली। पहले बच्चों को मार दिया और फिर उन सब ने भी आत्महत्या कर ली। ये दृश्य देखकर बच्चों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली और तब से वो लोग वहाँ प्रेत आत्माएं बनकर रह रहे हैं। वो बच्चे और उनके पिताजी, दादा दादी, वो सब प्रेत बन चुके हैं और उन बच्चों की माँ चुड़ैल बन चुकी है। तब से उस हवेली की तरफ कोई भी जब रात को जाता है तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। वहाँ पर भूतों का काला साया मंडरा रहा है। रात होते ही हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती है। आसपास में कुत्तों और बिल्लियों की रोने की आवाजें आने लगती है। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी रात को सुनाई देती है। कहते हैं कि वो बुरी शक्तियाँ रात को जिनको भी अपना शिकार बनाती है उनका सारा खून पी लेती है और फिर वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। ये कहानी सुनकर गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे। हवेली का डर अब उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया था। सारे लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करे। इसी गांव में एक बार एक नव युवक आता है जिसका नाम था आर्यन। गांव में पहुंचकर आर्यन को कुछ गांव वालों से गांव की सारी कहानी पता चलती है कि आखिर इस गांव में इतना ज्यादा खौफ का माहौल क्यों पैदा हो गया है। तभी आर्यन जाकर एक तांत्रिक बाबा को बुला कर लाता है। वो तांत्रिक बाबा उस डरावने रास्ते पर पहुंचकर वहाँ कुछ पूजा पाठ करते हैं और उनकी पूजा सफल हो जाती है और वो रास्ता
हमेशा हमेशा के लिए उन भूत प्रेत और आत्माओं से मुक्त हो जाता है और फिर दोबारा कभी वो प्रेत आत्माएं और चुड़ैल वहाँ पर नहीं आती। सभी गांव वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर उन तांत्रिक बाबा और आर्यन को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस घटना के कुछ ही समय बाद उन तांत्रिक बाबा की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसका पता कोई नहीं लगा पाता कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। हालांकि उस डरावने रास्ते का खौफ हमेशा हमेशा के लिए गांव वालों के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत उन तांत्रिक बाबा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, जिसका अफसोस आर्यन को भी था और गांव वालों को भी था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। प्रीति और रौनक शादी करके घर आते हैं। प्रीति घर आते ही सबसे पहले अपनी जेठानी कोमल के पैर छूने लगती है। पैर छूते ही कोमल कहती है, खुश रहो, और पैर छूने से कोई संस्कार ही नहीं बनता, घर का काम वगैरह तो आता है ना। प्रीति और रोहन अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी रोहन प्रीति से कहता है, सुनो, तुम भाभी की बात का ना बुरा मत मानना। तभी प्रीति कहती है, अरे नहीं, मुझे भाभी की एक भी बात का बुरा नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर कोमल का छोटा बेटा मयूर जोर जोर से रो रहा था। कोमल अपने बेटे को रोता देखकर उसे मारने लगती है तो वो और ज्यादा रोने लग जाता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर प्रीति आती है तो वो देखती है कि कोमल अपने बेटे को मार रही थी। उसे मारता देखकर प्रीति कोमल से कहती है, अरे भाभी, ये तो बच्चा है, इसे भूख लगी होगी, इसीलिए शायद रो रहा होगा, आप इसे मारिए मत। तभी कोमल कहती है, तुम इसकी माँ नहीं हो, चाची हो, और अपने बेटे को कैसे रखना है ना, ये मुझे खुद पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। प्रीति फिर चुपचाप अपने रूम में वापस चली जाती है। एक दिन कोमल रोटी बना रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रीति कपड़े धो रही थी। तभी मयूर रेंगते हुए कोमल के पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देखकर कोमल कहती है, सुबह शाम बस रोना, काम भी नहीं करने देता ये लड़का। और कोमल मयूर को चुप कराने के बजाय उसे ऐसे ही रोने के लिए छोड़ देती है। उसे रोता देखकर प्रीति से रहा नहीं गया। वो कपड़े छोड़कर आई और मयूर को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले गई। मयूर अपनी चाची की गोद में आराम से सो जाता है। इतने में प्रीति का पति भी वहाँ आ जाता है। तभी प्रीति कहती है, अरे ये भाभी मयूर को इतना मारती क्यों है? तभी रोहन कहता है, वो इसलिए कि मैंने उनकी बुआ की लड़की से शादी ना करके तुमसे शादी कर ली और भाभी को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हारा गुस्सा मयूर पर निकालती है। तभी प्रीति कहती है, पर इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? इतना कहकर प्रीति मयूर को अपने कमरे में सुलाकर बाहर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। अगले दिन कोमल के फोन पर उसकी पुरानी सहेली का फोन आता है। वो बात करते करते मयूर को अपने साथ छत पर लेकर चली जाती है। मयूर को नीचे छोड़कर वो खुद फोन पर बातें करने लग जाती है। तभी मयूर चलते चलते छत की दीवार के पास चला जाता है। उसे वहां जाते देख प्रीति देख लेती है और प्रीति उसके पास दौड़ती हुई चली जाती है। जैसे ही प्रीति मयूर के पास जाती है, कोमल अपना पैर उसके पैर में अड़ा देती है और जिससे प्रीति छत से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही प्रीति की तुरंत मौत हो जाती है। प्रीति के नीचे गिरने की आवाज सुनकर रोहन और कोमल का पति बाहर दौड़ कर आते हैं तो वो देखते हैं कि प्रीति नीचे गिर चुकी है और उसके सिर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। प्रीति को ऐसा देखकर रोहन को कुछ समझ नहीं आता। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी रोहन प्रीति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने प्रीति को मृत घोषित कर दिया। फिर प्रीति की बॉडी का पोस्टमार्टम करके घर भेज दिया गया। फिर रोहन और रोहन की फैमिली ने प्रीति का क्रियाक्रम करके उसकी बॉडी को जला दिया। प्रीति को गुजरे हुए लगभग 1 महीना हो जाता है। एक रात मयूर बहुत जोर से रो रहा था, पर कोमल उठने का नाम भी नहीं ले रही थी, बस सो रही थी। तभी प्रीति की आत्मा एक खौफनाक चुड़ैल बनकर वहां आती है और कोमल के मुंह पर पानी गिरा देती है। कोमल झट से उठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके ऊपर पानी किसने फेंका। इतना सोचकर वो इधर उधर देखती है, पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं पर कोमल का पति भी सो रहा था। फिर वो मयूर को दूध पिलाकर सुला देती है। सुबह होती है तो कोमल अपने पति से पूछती है,
क्या रात को तुमने मेरे मुंह पर पानी फेंका था? तभी कोमल का पति कहता है, नहीं तो, मैं तो रात को उठा तक नहीं था। इतना सुनकर कोमल अपने काम पर वापस लग जाती है। काम करते करते वो थक जाती है और थकी होने के कारण वो सोफे पर ही सो जाती है। मयूर को भूख लगने की वजह से वो जोर से रोने लगता है, पर कोमल नहीं उठती। मयूर को रोता देखकर प्रीति दोबारा वहाँ आती है। कोमल को देखकर प्रीति को दोबारा गुस्सा आने लगता है और वो कोमल को सोफे से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही कोमल उठती है और कहने लगती है, मुझे किसने गिराया? कौन है यहाँ पर? कोमल अपने बच्चे को ढूंढने लगती है और कहती है, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही मेरे पास खेल रहा था। कोमल अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके कमरे में मयूर पलंग पर आराम से सो रहा था। उसके बच्चे को प्रीति ही सुला कर गई थी। कोमल को अब ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लगने लगती है, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था और मयूर खुद चढ़कर पलंग पर नहीं सो सकता था, तो आखिर उसे किसने सुलाया? अगले दिन तीनों, कोमल, कोमल का पति और रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मयूर टेबल पर बैठा हुआ कोमल की थाली को नीचे गिरा देता है। इससे कोमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, परेशान कर रखा है इस लड़के ने मुझे, और इतना कहकर वो मयूर को मारने लगती है। मयूर को मारता देख प्रीति वहाँ आ जाती है। प्रीति का वो खौफनाक रूप देखकर कोमल, कोमल का पति और रोहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी रोहन प्रीति से कहता है, प्रीति, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम तो मर गई थी ना, क्या तुम जिंदा हो? और ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है प्रीति? तभी कोमल का पति कहता है, हमने तो तुम्हारा क्रियाक्रम किया था ना, आखिर तुम इतनी भयानक क्यों लग रही हो? क्या तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो प्रीति? तभी प्रीति ने कहा, भैया मैं मरी ही नहीं थी, मुझे तो मारा गया था। रोहन, भाभी ने मुझे छत से धक्का देकर नीचे गिराया था। रोहन प्रीति की ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रोते हुए, चिल्लाते हुए वो जोर जोर से कहने लगता है, भाभी, आपने मेरी प्रीति को मारा था, अब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए वो कोमल का गला दबाने लगता है। तभी कोमल का पति कहता है, अरे ऐसा मत करो रोहन, प्लीज। प्रीति, तुम ही रोहन को समझाओ, अगर कोमल को कुछ हो गया तो मयूर का ख्याल कौन रखेगा? तभी कोमल कहती है, प्रीति, रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती की माफी नहीं मिल सकती, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जान से मत मारो। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं मयूर का बहुत ख्याल रखूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, वरना मेरे बच्चे का क्या होगा? ये सुनकर प्रीति की आंखों में से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो आंसू खून के आंसू थे। और फिर वो रोहन को देखकर कहने लगती है, इस जन्म में तो हमारा साथ नहीं लिखा था, पर अगले जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर फिर वापस आऊंगी रोहन। और इतना कहकर प्रीति हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।